नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद आप सभी का ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हमने राजनीति विज्ञान का जो तीसरा पाठ था उसमें हमने पढ़ा था लास्ट में 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम। अब 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के बाद आगामी जो टॉपिक है वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, ये ध्यान देना है। अब इसका जो अन्य नाम है वो नाम क्या है? अन्य नाम इस अन्य नाम को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांगटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मांगटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये जो मांगटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1919 का मांगटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या यूं रख सकते हो कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना गया? तो मांगटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना गया। दोस्तों, यहां जो मांगटेन्ग्यू है ये तो है भारत सचिव। मांगटेन्ग्यू कौन है? भारत सचिव। और ये जो चेम्सफोर्ड है ये कौन है? ये भारत का क्या है? वाइसराय है। भारत का वाइसराय है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इस एक्ट के तहत विशेष क्या था इसमें? ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट था हमारे देश के लिए? देखिए, इसमें पहली बात करते हैं हम सबसे पहले, जो केंद्र व प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो विषय थे उनको बांट दिए गए, आपस में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। दोस्तों, यहां जरूर ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कब किया गया था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आएगा उसमें शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाएगा, जबकि यहां केंद्र और प्रांतों में विषय बांट दिए गए हैं। विषय बांट दिए गए तो ये हो गए, देखिए, केंद्रीय विषय और एक हो गए प्रांतीय विषय। यह जरूर ध्यान रखना है, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। अब देखिए, केंद्रीय विषय में कौन से रखे गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, केंद्रीय विषय जो थे वो कौन से थे? जैसे हम बात करें, रक्षा है, मुद्रा है, विदेशी मामले, या और हम कह सकते हैं आयात निर्यात से संबंधित हैं। आयात निर्यात, ये जो मुख्य फैक्ट जो है या मुख्य जो विषय हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास। बाकी किनको दे दिए गए हैं? प्रांतों को दे दिए गए हैं। अब देखिए, इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय जो विषय हैं इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय जो हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया। देखिए, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट कर क्या बना दिया गया? एक तो हम कहेंगे आरक्षित विषय जो गवर्नर के पास थे, और एक आ जाएगा हस्तांतरित विषय। देखिए दोस्तों, पहली बात है, केंद्र व प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया है, एक केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। फिर केंद्रीय विषय में कौन से आगे? रक्षा है, मुद्रा है, विदेशी मामले हैं, आयात निर्यात हैं ये। अब देखिए दोस्तों, प्रांतीय विषय हैं, इनमें आरक्षित विषय हैं और हस्तांतरित विषय हैं। आरक्षित विषय गवर्नर के पास होंगे और हस्तांतरित विषय हैं जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनके सदस्यों के पास से होंगे। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यहां हम कह सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। दोस्तों, जरूर ध्यान रखना है, यहां क्या लागू हो गया है? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया है। अब देखिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में इस अधिनियम में और क्या फैक्ट थे उनकी हम बात करें। तो देखिए दोस्तों,
अभी हमने बात की प्रांतों में द्वैध शासन लागू, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में क्या लागू कर दिया गया? द्वैध शासन। अर्थात थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो प्रांतों के जो विषय थे, प्रांतों के विषयों को दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभाजित अर्थात क्या बना दिए? एक तो आरक्षित विषय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट विषय थे वो तो थे आरक्षित विषय, और जो इंपोर्टेंट नहीं थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, ये सब कौन से विषय थे? ये थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद हमें ध्यान देना है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन। दोस्तों इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया गया। अब ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, अगर हम इसकी बात करें, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका गठन, अब देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में देखिए, एक आ गया उच्च सदन और एक आ गया निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, और जो उच्च सदन है उसको कहा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद। देखिए स्वतंत्रता के बाद ये राज्य परिषद राज्यसभा कहलाएगी, और ये निम्न सदन है, या इसको हम जो केंद्रीय विधानसभा कहें, ये क्या बन जाएगा? लोकसभा बन जाएगा। तो देखिए इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन कर दिया गया है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया है, प्रांतों के विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो इसका जनक कौन है? देखिए दोस्तों, जनक, इसका जनक कौन है? तो देखिए लियोनिस कार्टिज, लियोनिस कार्टिज द्वैध शासन का क्या है? जनक है। अब देखिए दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका गठन कर दिया गया है, उच्च सदन बन गया है और निम्न सदन बना दिया गया है। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाएगा और उच्च सदन जो है राज्य परिषद कहलाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां आरक्षण की बात होती है। इस अधिनियम के तहत आरक्षण की बात अगर हम करें, आरक्षण दोस्तों जरूर ध्यान देना है यहां, अगर आरक्षण के बारे में हमसे पूछे तो 1909 का जो आर्टिकल था, 1909 का जो अधिनियम था, 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, मुसलमानों को आरक्षण, यह ध्यान रखना है। अर्थात यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में किनको आरक्षण दिया गया? तो देखिए 1919 का जो अधिनियम था इसमें कौन कौन है? एक तो सिख हैं, इसके अलावा ईसाई हैं, इसके अलावा एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, और एक अगर हम कह दें यूरोपियन लोग, यूरोपियन लोग, जैसे डच पुर्तगाली एरिया आए थे, तो ये सब के सब कौन थे? यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन लोग। इनको 1919 के अधिनियम के तहत क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। अब दोस्तों देखिए आगे अगर हम बात करें, यहीं पर आरक्षण की अगर हम बात करें तो 1935 का जो अधिनियम है,
1935 का अधिनियम। इस 1935 के अधिनियम में किनको आरक्षण दिया गया? तो देखिए दोस्तों 1935 के अधिनियम में जो आरक्षण दिया गया था वो थे दलित, मजदूर, इसके अलावा महिलाओं को। अब जब भी कभी आरक्षण की बात आए दोस्तों तो याद रखना है 1909 में मुसलमानों को आरक्षण मिला। 1909 में किनको आरक्षण मिला? मुसलमानों को आरक्षण मिला। 1919 में किनको आरक्षण मिला? सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोग हैं, इनको आरक्षण मिला। 1935 के अधिनियम में किनको आरक्षण दिया गया? तो दलितों को दिया गया। और किनको दिया गया? मजदूर हैं उनको दिया गया। और किनको दिया गया? महिलाओं को दिया गया। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट, उसके बाद में देखिए आगे। अब देखिए इसी 1919 के अधिनियम के तहत शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। राज्य सूची का विषय बनाया गया। ध्यान रखना दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। अब देखिए इसको वर्तमान से जोड़ दो। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यह समवर्ती सूची का विषय किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया? तो वो आयोग कौन सा था? आयोग जिस आयोग की सिफारिश पर इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था वो था राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग। ये राधाकृष्णन आयोग कब का बना हुआ है? 1948-49 का राधाकृष्णन आयोग है। शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया 1919 के अधिनियम के तहत। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। इसे समवर्ती सूची का विषय किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया? तो हम कहेंगे राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर बनाया गया। अब देखिए 1948 से 1949 अर्थात राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ 1948 में और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में। अब देखिए दोस्तों इस राधाकृष्णन आयोग को हम यूजीसी आयोग भी कहते हैं। यूजीसी आयोग भी कहते हैं। यूजीसी आयोग कैसे? क्योंकि यह उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया था अर्थात यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आगे अगर हम बात करें इसी जो 1919 का जो अधिनियम था इसकी और अगर हम बात करें तो देखिए रेल बजट को मुख्य बजट से अलग किया गया। मुख्य बजट से अलग किया गया। रेल बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया है। अब देखिए रेल बजट है वो 1919 के अधिनियम के बाद 1919 के अधिनियम के बाद मुख्य बजट के साथ पारित नहीं किया गया, उसे अलग कर दिया गया। देखिए दोस्तों 2016 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने रेल बजट और मुख्य बजट को वापस एक कर दिया है। अब रेल बजट और मुख्य बजट वापस में एक ही है। इससे पहले रेल बजट और मुख्य बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करता था और जो बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता था। अर्थात रेल बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया। साथ ही यह भी ध्यान देना है दोस्तों केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात इसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान केंद्र में लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जिसे यूपीएससी कहते हैं। अब देखिए ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका जो गठन
ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर कब स्थापित कर दिया गया? 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब इसके बाद में दोस्तों अगला जो अधिनियम है उसकी हम बात करेंगे 1935। उससे पहले 1919 के अधिनियम की मुख्य बातें जो हैं एक बार हम दोबारा ध्यान दें। देखिए, केंद्र और प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया है, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया है, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। अर्थात हम कह सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया दोस्तों, इस द्वैध शासन का जनक कौन था? जनक कौन था? द्वैध शासन शब्द का जनक कौन था? तो द्वैध शासन का जनक था कौन है? लियोनिस कार्टिज। लियोनिज कार्टिज, जरूर ध्यान रखना है, द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोनिज कार्टिज। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब एक उच्च सदन बना और एक निम्न सदन बना। उस सदन का नाम था राज्य परिषद और निम्न सदन था केंद्रीय विधान सभा। साथ ही दोस्तों इसमें आरक्षण की हम बात करेंगे तो आरक्षण किन किन को दिया? तो 4 समुदायों को आरक्षण दिया गया है। यहाँ देखिए, पहला किन को? सिखों को, जो पंजाब में थे। फिर नंबर 2 भारतीय ईसाई, नंबर 3 एंग्लो इंडियन और नंबर 4 यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे वो यहाँ आए थे, उनको आरक्षण दिया गया। साथ ही उसके बाद में हम बात करें कि जो शिक्षा है, शिक्षा को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अब दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? तो दोस्तों हमें याद रखना है, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया राधाकृष्णन समिति या राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948-49 में। 1948 में गठन हुआ और 1949 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो रेल बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया। 2016 में जो रेल बजट है और मुख्य बजट को वापस एक कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, अर्थात यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया। और ध्यान दें कि कब हुआ इसका गठन? तो ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो अब तक के आए सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, अब तक जितने भी अधिनियम आए उनमें से सबसे बड़ा अधिनियम था। तो देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम अब तक आए अधिनियमों में से सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए इसके तहत विशेष क्या क्या बातें हुई। तो देखिए सबसे पहले आपके यहां अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। ये कहा गया कि आपके यहां अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। अगला बिंदु जो है क्या कहा गया इसमें? इसमें यह कहा गया कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त। यह जरूर ध्यान देना है, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, वह केंद्र में द्वैध शासन लागू, केंद्र में द्वैध शासन लागू। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में हमने लगाया था वो अब समाप्त कर दिया गया है और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया है। अर्थात जो केंद्रीय विषय थे उनको विभाजित कर दिया गया आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछता है वो कई बार ये पूछा है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, प्रांतों को
पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, आपसे प्रश्न पूछ लें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता कब दी गई, तो हम कह सकते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इसके अलावा देखिए प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन। अब देखिए दोस्तों प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन कर दिया गया। दोस्तों यहां ध्यान देना है इस समय हमारे देश में कुल प्रांतों की संख्या थी 11। कुल प्रांत कितने थे? 11 में से 6 प्रांत जो थे उनको द्विसदनात्मक बना दिया गया था, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं 11 में से 6 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन, विधानमंडलों का गठन। देखिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें सबसे पहली बात की गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। आपके यहां प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है व केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। ध्यान रखना है प्रांतों से द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम में लागू कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में। वह केंद्र में द्वैध शासन लागू कब किया गया? तो 1935 के अधिनियम में। अब कह रहा है कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, जो प्रांत थे उनको पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई है। फिर हम बात करें कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन कर दिया गया है। कुल प्रांत कितने थे उस समय हमारे देश में? तो 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल गठित हुआ? तो वो 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है उसका गठन हुआ। अब देखिए इसके बाद में, अब ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल बना था? तो देखिए द्विसदनात्मक विधानमंडल की अगर हम बात करें, वो 6 प्रांत कौन से हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल बना? 6 प्रांत जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल बना, विधानमंडल बना, वो कौन से हैं? तो देखिए 6 प्रांत जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल बने, देखिए बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, जो पहले असम के नाम से जाना जाता था, असम, और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। दोस्तों ये 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। वो कौन थे? बंगाल, बॉम्बे या बंबई, मद्रास, बिहार और असम और संयुक्त प्रांत। अब दोस्तों इसको वर्तमान से जोड़ दो। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वो 6 राज्य कौन से हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो देखिए यहां भी 6 और यहां भी 6, ध्यान रखना है। तो देखिए 6 कौन से हैं? नंबर 1 की हम बात करें कर्नाटक। नंबर 2 देखो दोस्तों यूं याद रख सकते हैं इसको, कुंभक टी। तो आजकल 1 के हट जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी थी 1। तो अब कितने बच गए? देखिए 1 2 3 4 5। तो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा अगर हम बात करें बिहार है,
पांचवा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश है, और छठवें की अगर हम बात करें तो तेलंगाना है, तेलंगाना। दोस्तों ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात यहां विधान परिषद है। यहां क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद। और विधान परिषद जो है इसका जो गठन होता है, यह गठन अनुच्छेद 169 के तहत, गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169। ये वर्तमान में आप जोड़ दीजिए दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विधान परिषद जो है द्विसदनात्मक है? तो हम कह सकते हैं 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। तो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो जो द्विसदनात्मक है अर्थात एक तो हो गया विधान परिषद और एक हो गया विधान सभा। तो ये जो विधान परिषद है ये वही है जिस प्रकार से राज्यसभा होती है देश में, तो उच्च सदन है, ये उच्च सदन। दोस्तों विधानमंडल का थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता विधानमंडल में कितने अंग कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों विधानमंडल जो है, विधानमंडल में एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। और एक इसका अभिन्न अंग और होता है, जब अगर आपसे यह पूछा जाए कि विधानमंडल के अंग कितने हैं तो 3 अंग कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब देश में पहुंच जाए संसद के सदन हैं 2, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा। और अगर हमसे पूछे अंग कितने हैं तो अंग बताएंगे 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो अभिन्न अंग के रूप में है। तो दोस्तों यहां अगर हम बात कर रहे हैं कि 1935 का जो अधिनियम था उस समय आया, जो पारित हुआ, उस समय हमारे देश में 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में क्या बना दिया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल बना दिया गया। अब देखिए दोस्तों इसको वर्तमान से जोड़ते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो हम कह सकते हैं 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। दोस्तों पहले 7 राज्यों में था, जब 31 अक्टूबर 2019 को मतलब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख। उसके बाद में वहां विधान परिषद समाप्त कर दी गई और वर्तमान में कितने राज्यों में शेष रही? 6 राज्यों में शेष रही। वो 6 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, कुंभक टी। एक के को काटना है आपको। तो देखिए कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अर्थात यहां पर क्या है? विधान परिषद है। अब एक साथ ही याद रख लीजिए विधान परिषद जो है वो किस अनुच्छेद के तहत गठित की गई हैं? तो 169 अनुच्छेद के तहत गठित की गई हैं। साथ ही विधानमंडल की अगर आपसे पूछ ले कोई तो अनुच्छेद 168 में आता है, अनुच्छेद 168। विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में किसका वर्णन है? तो विधानमंडल का वर्णन दे रखा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों और क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आगामी अगर हम बात करें तो देखिए केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा 1919 में किया गया था, पर मैं यहां कहूं कि केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो चुका है। यहां स्पष्ट बंटवारा एक शब्द आ गया है, स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में, केंद्र और राज्यों में। तो देखिए यहां क्या बन गई है, यहां निर्माण हो चुका है संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 जो हो जाएगी आपकी समवर्ती सूची।
तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची थी, इसमें शामिल किए गए 59 विषय, राज्य सूची थी, इसमें शामिल किए गए 54 विषय, और जो समवर्ती सूची है इसमें शामिल किए गए 36 विषय। इस प्रकार से ये विषय शामिल किए गए दोस्तों। अब देखिए, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो किसको हो जाएगा, केंद्र और राज्य को, दोनों को है। तो देखिए दोस्तों, इसको वर्तमान से अगर हम इसकी तुलना करें, वर्तमान, तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें विषय की संख्या हो गई है 100 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 100। यहां दोस्तों 61 विषय हो गए हैं, और यहां दोस्तों 52 विषय हैं, यह ध्यान रखना है। तो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। तो संघ सूची में 59 विषय थे प्रारंभ में, अब कितने हो गए हैं, 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 54 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, 61। और समवर्ती सूची जो है उसमें 36 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। साथ ही दोस्तों कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, ये जरूर शब्द याद रखना है, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र में निहित रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां किनके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या कर दिया गया है, स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। दोस्तों संघ सूची में पहले विषय थे 59, अब कर दिए गए हैं 100। राज्य सूची में पहले विषय थे 54, अब कर दिए गए हैं 61, और समवर्ती सूची में विषय थे 36 और अब कर दिए गए हैं 52। अब आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान, गठन का प्रावधान। दोस्तों जो हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 में हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उस समय मैंने वहां भी बताया था कि संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय जो है ये गठित कब हुआ था, गठित 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय का गठन किया गया था। और इसका न्यायाधीश कौन बना था, न्यायाधीश किसे बना दिया गया था, न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर, सर मॉरिस ग्वायर को इसका न्यायाधीश बना दिया गया था। किसको बनाया गया था, सर मॉरिस ग्वायर को इसका न्यायाधीश बना दिया गया था। और वर्तमान में संघीय न्यायालय कार्य कौन कर रहा है, वर्तमान में संघीय न्यायालय का कार्य सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान देना है संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान। तो आपसे पूछे संघीय न्यायालय कब गठित हुआ, तो आप कहेंगे 1937 में। इनमें कहा संघीय न्यायालय का गठन क्यों किया गया, क्योंकि केंद्र और जो प्रांत हैं उनमें अगर कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा कौन करेगा, संघीय न्यायालय निपटारा करेगा। इसलिए संघीय न्यायालय का क्या कर दिया गया, गठन। कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1937 को यह गठित हो गया है। न्यायाधीश किसे बनाया गया है, सर मॉरिस ग्वायर को इसका प्रथम न्यायाधीश बना दिया गया है। वर्तमान में संघीय न्यायालय का कार्य कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में संघीय न्यायालय कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो बर्मा का प्रशासन था वो भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बर्मा का प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया। साथ ही दोस्तों अभी 1919 के अधिनियम में बताया था कि यहाँ आरक्षण किनको दिया गया, तो आरक्षण अगर हम बात करेंगे दलितों को आरक्षण दिया गया। दलितों के अलावा और किनको आरक्षण दिया गया, मजदूरों को दिया गया। मजदूरों के अलावा किनको दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हमसे बात करें आरक्षण की कि यहां आरक्षण किनको मिला, तो देखिए आरक्षण की यहां बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दलितों को, मजदूरों को और जो महिला हैं तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया। दलितों को, मजदूरों को और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
अब देखिए इसके बाद आगे इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? आरबीआई का गठन। आरबीआई का गठन अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। ठीक है। स्थापना कब हुई? स्थापना 1 अप्रैल 1935। फिर एक शब्द आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? मुख्यालय बंबई, या हम यूं कह सकते हैं मुंबई। फिर दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, तो ये प्रश्न भी खूब आ रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका जो प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर, वो तो कौन था? सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ। और इसका जो वर्तमान गवर्नर है वो याद रखना है, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन हो गया? शक्तिकांत दास इसका वर्तमान गवर्नर है। तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? सर ओसबर्न स्मिथ। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। मुख्यालय कहाँ है? बंबई। स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। और ये क्या है? केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा प्रांतों में यह भी कह दिया गया कि प्रांतों में आरपीएससी का गठन किया जाए। आरपीएससी सॉरी, जो प्रांतों में जो है लोक सेवा आयोग है उनका गठन किया जाए। तो राजस्थान में क्या है ऐसा? आरपीएससी। राजस्थान में क्या है? आरपीएससी। साथ ही अब दोस्तों लास्ट का जो हमारा अधिनियम है वो है 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम, या 1947 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत देखिए, ये जब अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का पीएम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन था? क्लीमेंट एटली था। कहाँ का प्रधानमंत्री? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इसने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत क्या कहा गया? देखिए दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। साथ ही और क्या कहा कि भारत व पाकिस्तान 2 अधिराज्य होंगे तथा देशी रियासतें स्वतंत्र होंगी
तथा देशी रियासतें क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, जो अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। दोस्तों अब इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने आखिर में जाते समय भी भारत को या भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ा कर गए, ये कह गए कि स्वतंत्र देशी रियासतें ये स्वतंत्र होंगी, अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी एक में मिल सकती हैं। ये तो दोस्तों सरदार पटेल का हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को क्या कर दिया, इस एकता के संगठन में बांध दिया था। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें 1947 के अधिनियम के तहत, तो इसी अधिनियम में और क्या हुआ, इस अधिनियम में और हुआ तो वायसराय का जो पद था, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया और साथ ही किसका गठन किया गया, देखिए दो अधिराज्य बने थे, एक कौन, पाकिस्तान और एक कौन, भारत। तो यहां दोनों जगह ये कहा गया कि यहां कौन होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल, और यहां भी कौन होगा, गवर्नर जनरल। दोस्तों इस एक्ट से पहले संपूर्ण भारत में एक वायसराय का पद था, वायसराय का पद था। अब इस 1947 के अधिनियम में क्या कह दिया गया कि वायसराय का पद क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और पाकिस्तान जो है उसमें भी गवर्नर जनरल होगा और भारत में भी कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। अर्थात गवर्नर जनरलों का पद वापस स्थापित कर दिया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव, याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो गया, लॉर्ड क्लाइव। फिर हमसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर दोस्तों हमें याद रखना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर दोस्तों जब 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल वायसराय बना दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। इसके बाद में दोस्तों हमें याद रखना है जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब गवर्नर जनरल वायसराय के बाद अगर हम बात करें तो 1947 के अधिनियम में यह कहा गया कि ये गवर्नर जनरल वायसराय का जो पद है अर्थात वायसराय का पद है वो तो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और वायसराय के पद की जगह पाकिस्तान और भारत जो दो अधिराज्य होंगे उनमें गवर्नर जनरल के पद निर्मित किए जाएंगे। तो गवर्नर जनरल के पद निर्मित किए गए। भारत में बनने वाला, स्वतंत्रता के बाद बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों यहां ध्यान रखना है अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय पूछे तो हमें बताना है कौन थे वो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये गवर्नर जनरलों की बात हो गई। साथ ही इस अधिनियम में यह कहा गया कि जब तक भारत में संविधान सभा, भारत या पाकिस्तान जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों में संविधानों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि संविधानों के निर्माण के लिए संविधान सभाओं का गठन किया गया था, और जब तक कि संविधानों का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत का प्रशासन 1935 के अधिनियम के अनुसार संचालित होगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक की विकास की कहानी थी। अब आगामी टॉपिक में हम निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे संविधान की। धन्यवाद दोस्तों।